जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर MPS 001 की। प्रश्न है, वैश्विक दुनिया अर्थात ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। वैश्विक का मतलब होता है ग्लोबलाइजिंग, मतलब पूरी दुनिया के बारे में बताया जाता है। तो कहा गया है कि वैश्विक दुनिया में राजनीतिक सिद्धांत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, सो बने रहें वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट जितने भी हैं सब क्लियर हो जाए। उत्तर में हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि वैश्विक दुनिया या फिर ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में राजनीतिक सिद्धांत के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जो वैश्विकीकरण की प्रक्रिया के साथ उत्पन्न होती है। मतलब कहा गया है कि वैश्वीकरण जब भी किया जाता है तो उसके सामने बहुत सारी राजनीतिक सिद्धांत के सामने चुनौतियां आती हैं और ये चुनौतियां विभिन्न पहलुओं पर आधारित हैं, जैसे कि संप्रभुता, पहचान के ऊपर, संप्रभुता के ऊपर, न्याय के ऊपर और समानता के ऊपर। विस्तृत रूप से इन चुनौतियों का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं। टोटल इसमें 6 या 7 पॉइंट होंगे जो कि इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और आप लोगों के एग्जाम में ये पॉइंट वाइज आंसर जब भी आप लिखेंगे आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। रिजल्ट जब आएगा तो आप देखेंगे। तो कहा गया है कि राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्वीकरण। तो इसमें कहा गया है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में देशों की सीमाएं धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं और वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों की भूमिका बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है। कहा गया है कि देश की जो सीमाएं हैं वो कमज़ोर हो रही हैं और वैश्विक जो आर्थिक स्थिति है या फिर राजनीतिक संस्थानों की उसकी भूमिका बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि इससे राष्ट्रीय संप्रभुता पर सवाल उठता है, क्योंकि राष्ट्रों की जो नीतियां हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WTO, IMF और UN के प्रभाव में आ रही हैं। बस इतनी बातें लिखने के बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसके सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हमें देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन कौन सी चुनौती आ सकती है वो बताना है। तो इसके सामने चुनौती है कि राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता राष्ट्र की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक है। स्वयं प्रभुता मतलब, देखिए यहाँ पे आप लोगों के मन में एक डाउट हो रहा है। संप्रभुता का मतलब हो गया खुद के ऊपर अपने आप, मतलब अगर कोई आपके ऊपर राज करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए खुद के ऊपर राज करने को हम लोग संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, तो संप्रभुता मतलब हो गया स्वयं पर अपना आधिपत्य जमा के रखना। तो कहा गया है कि राष्ट्र की जो स्वतंत्रता और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसका प्रतीक है, परंतु वैश्वीकरण के चलते राष्ट्रीय संप्रभुता कमजोर हो रही है और राजनीतिक सिद्धांत को नए सिरे से परिभाषित करना आवश्यक हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब भी वैश्वीकरण हो रहा है तो ये संप्रभुता जो है वो नष्ट हो रही है। मतलब वैश्वीकरण का मतलब हो गया सारे दुनिया के जितने भी देश हैं सबको मिला जुला कर सबके साथ सारी चीज़ों को शेयर करना, देखना, समझना, उनके आंतरिक और सामाजिक संबंधों को मतलब मजबूत बनाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि संप्रभुता जो है वो ख़त्म हो रही है और कमज़ोर हो रही है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत को एक नए सिरे से परिभाषित भी कर रही है। सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान में क्या है कि वैश्वीकरण ने विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के बीच आपसी संवाद को बढ़ाया है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक पहचान पर भी खतरा मंडरा रहा है। पश्चिमीकरण और उपभोक्तावाद की संस्कृति का वर्चस्व कई समाजों में उनके पारंपरिक मूल्यों और पहचान को कमजोर कर रहा है। तो इसके सामने जो चुनौतियां हैं, कहा गया है कि वैश्वीकरण ने धर्म को, संप्रदाय को, संस्कृति को, भाषाओं को, इसका जो आपसी संवाद है उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, इनमें बातचीत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन सब के सामने जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं कि राजनीतिक
सिद्धांत को यह चुनौती मिल रही है कि वो सांस्कृतिक विविधता को कैसे मान्यता दे और वैश्विक संदर्भ में सांस्कृतिक अधिकारों और पहचान की रक्षा कैसे करे। मतलब वैश्विकीकरण जब भी होगा, पूरी दुनिया के सारे संस्कृति, सभी देशों के, ठीक है, सभी देशों के सारी चीज़ों को मानना पड़ेगा। तो जो वैश्विकीकरण है उसमें क्या हो रहा है कि सारे देशों के अधिकारों को, सभी के सांस्कृतिक अधिकारों के, मतलब सभी की जो विविधता उत्पन्न हो रही है उसको कैसे जगह दी जाए, इसके ऊपर एक चुनौती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय और समानता में कहा गया है कि वैश्विकीकरण ने आर्थिक असमानताओं को भी गहरा किया है। आर्थिक असमानता का मतलब हो गया पैसे कौड़ी के हिसाब से समान नहीं है। विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई और बढ़ गई है। मतलब जो देश अभी विकसित हैं और जो विकासशील है, ठीक है, ऐसे देशों की जो बीच जो मतलब जो खाई थी, जो हम लोग अगर बोल सकते हैं कि दो देशों, मान लीजिए कि कोई एक देश है जो विकसित है, जैसे हम लोग मान लेते हैं अमेरिका विकसित देश, भारत जो है वो विकसित है और विकासशील है अमेरिका। तो इसमें क्या हो रहा है कि इन दोनों देशों के बीच की जो खाई है वो और भी बढ़ गई है। शक्तिशाली देशों और बड़ी बहुराष्ट्रीय संघ कंपनियों के पास संसाधनों और ताकतों का संकेंद्रण है, जबकि कमजोर और गरीब देशों को आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ता है। मतलब जो देश शक्तिशाली है, जो विकासशील है, उसके पास सारी चीज़ों को खरीदने के लिए संसाधन उसके पास भरी मात्रा में है। लेकिन जो कमज़ोर देश है और जो गरीब देशों के साथ मिला हुआ है, या फिर जो गरीब देश है, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा तो है नहीं, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें मतलब जो दाम में नहीं खरीदना चाहिए वो भी उसे खरीदना पड़ता है बहुत ज़्यादा दाम देकर। तो इसके सामने कौन सी चुनौती है? इसके सामने एक चुनौती है कि राजनीतिक सिद्धांत को वैश्विक न्याय और समानता के लिए सिद्धांत विकसित करने की आवश्यकता है। तो राजनीतिक जो सिद्धांत है उसको क्या करना चाहिए कि सबके लिए समानता और न्याय की जो सिद्धांत है उसे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को समाप्त किया जा सके। ठीक है। अगर राजनीतिक सिद्धांत सबके लिए समानता और न्याय की जो सिद्धांत है वो अगर बढ़ावा दे रहा है, उसको अगर बढ़ावा दे रहा है, तो सबके लिए असमानताओं को समाप्त कर दिया जा सकता है। ठीक है, सबके लिए असमानताएं खत्म हो जाएंगी। आगे कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरणीय संकट, मतलब प्राकृतिक जो संसाधन है उसका मतलब दहन हो रहा है, मतलब वो जल रहा है, खत्म हो रहा है, और पर्यावरण पे क्या हो रहा है, संकट मंडरा रहा है। कहा गया है कि वैश्वीकरण के कारण आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और गंभीर हो गई है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर संकट मंडरा रहा है वैश्वीकरण के चलते। आगे बताया गया इसके सामने क्या चुनौती है कि राजनीतिक सिद्धांत को अब पर्यावरणीय न्याय, स्थिरता और संसाधन प्रबंधन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकास की नई परिभाषा देनी होगी। मतलब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कि इन सबको कैसे बचाया जाए, इन सबको ध्यान में रखते हुए राजनीतिक जो सिद्धांत हैं उसको विकास की नई परिभाषा देनी होगी कि हम लोग किस तरह से विकास करें। ठीक है, 8 पॉइंट हैं इसके। अब हम लोग देखेंगे इसका 5वां नंबर पॉइंट, जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और सुरक्षा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहा गया कि वैश्वीकरण ने संचार और यात्रा को आसान बना दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसे नए खतरों का उभार हुआ है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए देशों को आपसी सहयोग की आवश्यकता है। क्या हुआ है कि संचार का माध्यम जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे सारी चीज़ों का मतलब सारा सिस्टम ही बढ़ गया। तो आतंकवाद, मानव तस्करी, संगठित अपराध जैसे खतरों का मामला बढ़ा हुआ है, और इसको निपटने के लिए सारे देशों को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। आगे बताया गया है कि चुनौतियां जो है इसके सामने, इसको निपटने के साथ जो चुनौतियां हैं राजनीतिक सिद्धांत के सामने क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत को ये समझना होगा कि पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणाएं अब वैश्विक खतरों के संदर्भ में अपर्याप्त है, और वैश्विक सुरक्षा के लिए
मॉडल की आवश्यकता है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत जो हैं, इसे ये समझना होगा कि पारंपरिक जो सुरक्षा है उसकी अवधारणा जो है वह वैश्विक खतरों के संदर्भ में अपर्याप्त है। वैश्विक खतरा जितने भी वैश्विक खतराएं हैं उनके लिए अपर्याप्त है। मतलब इतना से नहीं होगा, और भी चाहिए। और वैश्विक सुरक्षा के लिए मॉडल की आवश्यकता है। छठा नंबर पॉइंट है प्रजातंत्र और वैश्विक शासन। तो इसमें कहा गया है कि वैश्विकीकरण के युग में यह सवाल उठता है कि क्या वैश्विक स्तर पर प्रजातांत्रिक प्रणाली संभव है। प्रजातांत्रिक प्रणाली क्या संभव है वैश्विकीकरण में? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का लोकतांत्रिक जवाबदेही की कमी की वजह से आलोचना होती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक को जवाबदेही होती है सरकार लोकतंत्र में, तो कहा गया है कि जवाबदेही की कमी की वजह से आलोचना होती है। अगर जवाब कम देती है तो वहाँ पे क्या होता है, आलोचना होती है, क्योंकि ये संस्थाएं अक्सर बड़े देशों या बहुउद्देशीय राष्ट्रीय कंपनियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आगे है चुनौती है, जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत को प्रजातांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही और पारदर्शिता को वैश्विक स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए सिद्धांतों का निर्माण करना होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। 7वें नंबर में पॉइंट में है कि नागरिकता और प्रवास। बिल्कुल सही बात कही गई है, क्योंकि ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बताया गया है कि नागरिकता और प्रवास की चीज़ें हमें चाहिए, जिसमें कहा गया है कि वैश्विकीकरण ने प्रवास को तेजी से बढ़ावा दिया है, जिससे नागरिकता और अधिकारों के संबंध में नए मुद्दे उठे खड़े हुए हैं। लोगों का विभिन्न देशों में प्रवास उनके नागरिकता अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण के प्रश्न उठाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने राष्ट्र को छोड़कर दूसरे राष्ट्र में प्रवास ले रहे हैं, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवास ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि उनके जो नागरिकता का जो अधिकार है उसमें दिक्कतें पैदा हो रही है। नागरिकता का जो अधिकार है उसकी सुरक्षा करना बहुत मुश्किल है, और उसे उस क्षेत्र में कल्याण की भावना से देखना भी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि विभिन्न देशों में प्रवास उनके नागरिकता अधिकारों के सुरक्षा और कल्याण का प्रश्न उठाता है। ठीक है, आगे कहा गया है कि चुनौतियाँ इसके सामने क्या है कि लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो उनके जो अधिकार हैं वो तो खत्म हो रहे हैं। तो कहा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत को नए सिरे से यह परिभाषित करना होगा कि एक वैश्विक दुनिया में नागरिकता और मानवाधिकार क्या क्या होंगे और किस प्रकार प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। अगर कोई अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाना चाहता है या फिर जा रहा है तो उसको वहाँ पे किस तरह से सुरक्षा मिलेगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर राजनीतिक सिद्धांतों को विचार विमर्श करना चाहिए। 8वां नंबर पॉइंट है, कहा गया कि प्रौद्योगिकी और निगरानी। तकनीकी प्रगति न केवल सूचना तक पहुंच को आसान बनाया बल्कि सरकारों और निजी कंपनियों को नागरिकों की निगरानी करने की शक्ति भी दी है। यह निजता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। बिल्कुल सही बात है। जब भी ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम, मतलब जो सिस्टम बढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम नहीं, जैसे मोबाइल का युग आ गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें आने के बाद क्या हुआ है कि न केवल तकनीकी तरह से ये बढ़ावा मिला है बल्कि सरकारी और निजी, मतलब सरकारी और प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं वो सब के सब अपने कर्मचारियों के ऊपर निगरानी रखना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उनके पास अब सीसीटीवी कैमरा है। ठीक है, तो ये निजता के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि क्या जितना वक्त हम लोग काम करेंगे उतना वक्त हमारे ऊपर व्यक्तिगत कोई भी स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी और के कामों में उलझे हुए हैं। तो ये भी प्रश्न खड़ा करता है। इसके सामने चुनौती है कि राजनीतिक सिद्धांत को निजता, स्वतंत्रता और निगरानी के बीच संतुलन के नए ढांचे विकसित करने की आवश्यकता है। कि राजनीतिक सिद्धांतों को चाहिए कि लोगों की निजता भी बनी रहे, स्वतंत्रता भी बनी रहे और निगरानी भी हो जाए। इन सब को नज़र में रखते हुए एक नए प्रकार के ढांचे को निर्माण करना चाहिए। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि वैश्विकीकरण की प्रक्रिया ने राजनीतिक सिद्धांत के समक्ष जटिल और बहुआयामी चुनौतियां प्रस्तुत की है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत को अब राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे जाकर वैश्विक संदर्भ में न्याय, समानता और स्वतंत्रता की नई परिभाषाएं विकसित करनी होगी। राजनीतिक सिद्धांत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह एक वैश्वीकृत दुनिया में स्थानीय और वैश्विक जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाए। तो ये रहा आज के आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर।
सो बने रहें हमारे इस हिंदी परीक्षा एसके यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको ज़रूर मिले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ताकि आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाए और प्लेलिस्ट के भी। सो बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।